अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने फरवरी 2026 में लिख लिया था, महफूज कर लिया था। आज उसी को आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, लेकिन मैं बहुत सारी और भी बातें करना चाहूंगा। तो मैंने इस एक्सपीरियंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि मैं पहले आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। बहुत सारे लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं इल्म होगा। और दूसरे पार्ट में मैं अपने रिटन टेस्ट की प्रेपरेशन की जो जर्नी है वो मैं आपको बता दूंगा। और थर्ड मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और फोर्थ में मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करने का तरीका बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की। और आप जहन में रखिए कि इंटरव्यू जो है उसमें मुख्तलिफ जो है चीज़ें एवेलुएट की जा रही होती हैं। तो किसी भी शख्स की सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो उसके कोटे के ऊपर भी होता है, ओपन मेरिट के ऊपर भी होता है, उसके रिटन टेस्ट के स्कोर पे भी होता है, और इंटरव्यू की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है। तो इस कमीशन के एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितना नॉलेज है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप अपने इल्म को कैसे ऑर्गेनाइज करके कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जिन टॉपिक्स पर हमने बात करनी है उस पर मैं आपसे बात का आगाज करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन है। मैंने 2007 में पाकिस्तानी एयरफोर्स को ज्वाइन किया था, और मैंने तकरीबन 10.5 ईयर्स एज एन एयरमैन सर्व किया। और वहाँ पर मेरा नर्सिंग ट्रेड था, और वहाँ पे मैंने 3 ईयर्स की जनरल नर्सिंग की भी डिग्री ली है। और बाकी मेरी जो एजुकेशन है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर, वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट मैंने हासिल की है। और मेरा जो मास्टर है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। 2016 में एग्जाम हुआ और 2017 में रिजल्ट आया। यानी आप कह सकते हैं कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पास्ट का एज ए रेगुलर स्टूडेंट पढ़ने का। तो मैंने जो भी स्टडी की है वो मैंने खुद की है। यू कैन कॉल मी ऑटो डायडेक्ट, खुद से पढ़ने वाला। और इसके बाद 2018 में मैं सिलेक्ट हुआ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एज ए लेक्चरर इंग्लिश। और उसके बाद मैं अपनी स्टडी भी और अपनी जॉब भी कंटिन्यू करता रहा। इस वक्त मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो ये मेरा मुख्तसर सा बैकग्राउंड है। अब चलता हूँ रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से। रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे की? याद रहे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब रिसेंटली इम्तिहान का तरीकाकार बदल दिया है। अब एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू बेस्ड जो है वो तरीकाकार है। प्रीवियसली जो मैंने टेस्ट दिया वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड था, थ्योरेटिकल था। 200 मार्क्स उसमें डिवाइड किया गया था। 100 मार्क्स में आपके पास अपने 50 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है, और 50 मार्क्स आपका प्योरली ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा फिर आपके पास जो लिटरेचर का पार्ट है उसमें 50 मार्क्स आपके लिटरेचर के होते हैं, और 25 मार्क्स आपके पेडागोजी के, और 25 के करीब आपके एमसीक्यूज होते हैं। ये यानी 200 नंबर का आपका एक थ्योरेटिकल पेपर होता है। और ये ग्रेड 18 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी पेपर थे उनके लिए उन्होंने यही तरीकाकार रखा हुआ था। अब एमसीक्यूज बेस्ड शुरू हो चुका है। अब उसकी तैयारी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने उसकी तैयारी खुद कैसे की है। अब उसकी तैयारी करने का तरीकाकार मेरा ये था कि मैं जब भी किसी भी कंटेंट को पढ़ता था, किसी भी नावल को, किसी भी टेक्स्ट को, तो हम मुख्तसर वक्त में उन तमाम नावल्स को नहीं पढ़ सकते जिनको हमने 8-10 साल बाद पहले पढ़ा हो। तो हमारे पास इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहूलत भी मौजूद है, और हमारे पास मुख्तलिफ लिट चार्ट, कोर्स हीरो वगैरह की गाइड्स भी अवेलेबल होती हैं। तो हम उनके थ्रू भी चीज़ों को नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने उनके नोट्स बनाए, उनको प्रिजर्व किया अपने पास, और उनको मैंने रिवाइज किया। और मैंने उनके कोट्स जो हैं उनको भी मैंने याद किया, मेमोराइज किया। तो ये तो लिटरेचर की तैयारी के हवाले से इस तरह से मैंने तैयारी की कि मैं कोटेशंस भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ पेपर के लिए, उनको भी मैं याद रखता हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू ऐसे राइटिंग के लिए मैं आपको बहुत अच्छा और मुफीद मशवरा बताना चाहूंगा जो मुख्तलिफ ऐसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसे की थीसिस जो स्टेटमेंट है उस पे लिखने पे काम किया। जब भी कोई आप टॉपिक लेते हैं तो पहले सोच विचार करके आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखता था, फिर उसको मैं अवेलुएट करता था। एक स्टैंडर्ड जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके साथ मैं मैच करने की ट्राई करता था। कई दफ़ा मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट को अवेलुएट करने के लिए चैट जीपीटी को भी बताता था कि ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, अब आप इसकी करेक्शन करो या बताओ इसको कैसे बेहतर होना चाहिए। तो वो भी मुझे फीडबैक देता था। एक टाइम ये आया कि मैं थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको लिखने में अच्छी खासी महारत डेवलप कर चुका था, और ये मेरे रोज के करने वाले काम थे जो मैंने रोज करने होते थे। और पेपर में आपने क्या करना है, जब भी आप ऐसे के किसी पेपर में जा रहे हो तो उसमें आपने जो थीसिस स्टेटमेंट है वो फौरन आपने रफ नहीं लिखनी, बल्कि पेपर में मैंने उस थीसिस स्टेटमेंट को अलहदा से ड्रा किया, लिखा, एक ड्राफ्ट डेवलप किया। और जब ड्राफ्ट मैंने गलतियां रिमूव कर ली, देन आई ब्रॉट दैट ड्राफ्ट बैक और इसको दोबारा से लिखा मैंने। ठीक है, तो इस तरह से किया हमने। और इसके बाद फिर मैंने आउटलाइन पे भी साथ काम शुरू कर दिया। आउटलाइन पे काम करने का मतलब यह है कि आप किसी भी ऐसे की जो आउटलाइन है उसको लिखें तो उसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करें।
सबसे पहले तो आप देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके जो प्रॉस हैं वो क्या हैं, उसके कॉन्स हैं वो क्या हैं, एक्शन और उसका जो आउटकम है उसको भी देखें, और उसके बाद फाइनल आप उसके कंक्लूजन की तरफ जाएं। तो इन 3 से 4 मेजर कोर हेडिंग्स में सब हेडिंग्स को ऐड करके आप एक अच्छी आउटलाइन डेवलप कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स के लिए मुख्तलिफ आउटलाइन है, आर्गुमेंटेटिव एसेस के लिए मुख्तलिफ हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस के लिए मुख्तलिफ हैं, लिटरी एसेस के लिए मुख्तलिफ हैं। तो उन आउटलाइंस की भी मैंने डेली प्रैक्टिस की थी। बहरहाल, फिर प्रेसिक के ऊपर हम आ जाते हैं, उसको भी डेली प्रैक्टिस के थ्रू आपने हल करना होता है। कोई भी एग्जाम है उसको आपको स्क्रैच से स्टडी स्टार्ट करनी होती है। आई वुड एडवाइज के डू नॉट एज्यूम योर सेल्फ टू बी अ पर्सन विद गुड इंटेलेक्ट एंड विद गुड कैपेबिलिटीज। और इस तरह से जब आप सोचते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ ऑलरेडी, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, ऑलरेडी आई हैव बीन इन टच विद माई स्टडीज फॉर ऑलमोस्ट 8-10 years। लेकिन मैंने कभी इसको ओवर एस्टिमेट नहीं किया। मैंने हमेशा से अगर कोई इम्तिहान हुआ है तो स्क्रैच से उसकी तैयारी स्टार्ट की है। बहरहाल, ये तमाम चीज़ें मैंने इसको डेवलप कर ली। अब मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ये चीज़ें डेवलप करने के साथ मैंने खुद स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए भी पीडोलॉजी कोर्स और ग्रामर का कोर्स डेवलप किया, इन्हीं पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए, ताकि वो लोग जो इसकी तैयारी के सिलसिले में मदद लेना चाहें तो वो पीडोलॉजी कोर्स और ग्रामर कोर्स के थ्रू अपनी जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं और बेसिक ग्रामर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो रिटन टेस्ट के रिजल्ट में मेरी पहली पोजीशन आई और उसमें फर्स्ट मेरिट पर था। और लकीली मैं आपको बताऊं कि जो इंटरव्यू का रिजल्ट आया उसमें भी हम पहले जो 4 मेरिट पर जो लोग थे वही सिलेक्ट हुए हैं। ऑर्डर थोड़ा रिवर्स हो गया है, फर्स्ट मेरिट वाला 4 पर आ गया है और 4 वाला फर्स्ट पर आ गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं इंटरव्यू के मुतालिक कि इंटरव्यू में क्या हुआ है। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं, बल्कि तैयारी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी मुझसे कोई पूछता है कि तैयारी कैसे करें, तो देखें उन चीज़ों को डिवाइड करें मुख्तलिफ पोर्शंस में। लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स ऐड करें और फिर इसके अलावा पीडागोजी कोई कंटेंट को सेकंड टैग दें। पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में या जो जियोग्राफिकल इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में आपने जरूर जानना है। तो ये सेपरेट आपने कैटेगरीज डेवलप करके रख लेनी है। और अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो अपने नोट्स साथ बनाते जाएं ताकि आप इंटरव्यू से कम 1 हफ्ता पहले चीजों को रिवाइज कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, बयान कर सकें। बिकॉज दे माइट आस्क यू टू एक्सप्लेन समथिंग क्रिटिकली, सो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट तो यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। और आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स। वो मैं जरा थोड़ा सा एंड पे आपको बताऊंगा कि मैंने किस एप्लीकेशन के थ्रू डेली प्रैक्टिस की। ऑल्दो वी कंटिन्यू टू टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर क्लासरूम्स, but most of the time we write in Urdu, we speak in Urdu, and we communicate in Urdu. But when we switch back to English, we face problems. तो how did I tackle those problems वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। तो इस कैटेगरी में डिवाइड करने का ये फायदा हो गया कि मैंने तो अपनी ड्राइव में चीजें सेव की होती हैं तो उसके थ्रू मुझे बड़ा इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, और लैपटॉप पे मैं स्टडी करता रहा हूँ। तो ये चीजें आपने खुद से इसको कैटेगराइज करके स्टडी करना है, ठीक है। तो अब मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले कि भी इंटरव्यू में हमने क्या जो है वो मुझसे क्या सवालात जो है वो पूछे गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन लिया। बहुत डिटेल में उनसे उन्होंने मुझसे मेरा बैकग्राउंड, मेरी एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मेरी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन सब डिटेल से उन्होंने पर्सनली पूछी एक चीज। इवन व्हेन आई स्टॉप्ड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, ही केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग मी कि अब उनके बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं, इतना फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बताएं, उनका प्रोफेशन वगैरह एटसेट्रा। सो प्रोबेबली दे माइट बी ट्राइंग टू गेट एन आइडिया कि इसका क्या मतलब बैकग्राउंड है, कोई कनेक्शन है, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। तो इट कुड बी द रीजन एज वेल। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने बहुत ही एक लंबा क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ बहुत ही छोटी क्लास का और मुझे एपिक और एलिगोरी में कोई डिफरेंस नहीं पता और मुझे मिथोलॉजी का नहीं पता, तो मुझे समझाओ, बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे आसान अल्फाज में समझाओ। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उनके जो क्वेश्चंस थे वो डिटेल्ड थे। वो पहले पूरी चीजों को एक्सप्लेन करते थे और फिर मुझे कहते थे जवाब दो, और बीच में टोकते भी थे मुझे। तो मैंने फिर इन दोनों को, एपिक और एलिगोरी को, एक्सप्लेन किया और आई ऑल्सो गेव एग्जाम्पल्स और देन आई कनेक्टेड द एलिमेंट ऑफ mythology that is present in the epics and allegories। और इसमें हम ग्रीक मिथोलॉजी की भी अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि उसको अमूमन यूटिलाइज किया जाता है एपिक्स में, एलिगोरीज में, इन ऑर्डर टू हाइटन द इम्पैक्ट। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भी 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होते हैं। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया कि भाई इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, दे शुड बी अलाइंड विद द मॉडर्न एआई टूल्स एटसेट्रा, और उनको स्किल इन्हेंसमेंट उनकी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसके बारे में नहीं पता, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ना है। और पहले उन्होंने कहा कि जो टॉप पे है ना
वो मुझे आप बता दो कि 21st सेंचुरी स्किल जो है, जो टॉप पे उसके बात आ रही है कि 21st सेंचुरी स्किल में सबसे पहला जो नंबर है किस चीज का, वो मुझे बता दो। तो इट वॉज डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई कुड नॉट रिकॉल एट दैट टाइम, और मुझे पता भी नहीं था कि भी 21st सेंचुरी स्किल के पहला कोई पार्ट क्या हो सकता है। वैसे तो हमें जनरली पता होता है कि 21st सेंचुरी स्किल में क्या चीजें आनी चाहिए या क्या होना चाहिए, लेकिन आई हैड अ रफ आइडिया और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझे कहा आपने इसको जाके स्टडी करना है। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भी लैंग्वेज के लिए कौन सी चीज जरूरी है। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लैंग्वेज सिखाने के लिए किसी को लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है। अब फिर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एज ए लैंग्वेज टीचर या इंस्ट्रक्टर, अगर मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं कि लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप शायद उसकी डिफरेंट रैंकिंग करें। आपके मुताबिक शायद वो फर्स्ट है, मेरे मुताबिक वो सेकंड है। तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया कि सोशियो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का एलिमेंट मैंने बताया और इफेक्टिव फिल्टर का बताया, और मैंने बताया कि किस तरह से बिहेवियरिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उसके थ्रू भी लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप डू नॉट यूज टेक्निकल टर्म्स। उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे कहा और कहा कि जो पहला पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताओ नंबर वन करके। तो एट दैट मोमेंट आई स्टॉप फॉर अ सेकंड, आई थॉट, और फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं बताता हूँ आपको, पहला है कॉग्निशन, सेकंड बताओ। जब उन्होंने कॉग्निशन बताया देन आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सोशल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल, जो कि हम विगॉट्सकी वगैरह या सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू लैंग्वेज को इनहेंस करते हैं। तो वो मैंने उसको बताया नंबरिंग के थ्रू, एक्सप्लेन करने की जो है वजाहत करना शुरू की, स्कैफोल्डिंग वगैरह का भी बताया। तो यहाँ से आगे मैंने उनको भी बताया कि पॉवर्टी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि जो जब हम लैंग्वेज को सोशल फैक्टर से जोड़ते हैं, तो अगर किसी के पास मुआशी वसाइल, खानदानी माहौल और तलीमी सहूलियात मौजूद ना हो, तो दैट पर्सन विल बी हैविंग मच डिफिकल्टी इन डेवलपिंग गुड लैंग्वेज स्किल्स। तो हम याद है आपको, ये इस कंसेप्ट को जोड़ते हैं पॉवर्टी के कंसेप्ट के साथ, किस तरह से अंडर प्रिविलेज जो फैमिलीज हैं वो नहीं सीख पाती। बहरहाल मैंने ये एलिमेंट थोड़ा सा बताया कि सोशल फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी लोगों को रोकने से रोकती है। बहरहाल तो उन्होंने कुछ ऐसे जेस्चर दिए जैसे कि शायद वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। बहरहाल ही मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उन्होंने कहा कि शेक्सपियर और जॉन कीट्स के बारे में बताएं, उनके ट्रॉजिक और कॉमिक एलिमेंट के हवाले से मुझे सिमिलैरिटी करके बताएं। अब मैंने जैसे ही आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, दैट इज और यूजुअली हैबिट ऑफ लिटरेचर स्टूडेंट इज usually supposed to give the answer in a descriptive way, but he stopped me and he asked me to give the answer in numeral form, like number वन पे बताओ कि क्या कंपैरिजन है सबसे पहला। तो देन आई अगेन स्टॉप फॉर अ सेकंड, और फिर मैंने सोचा कि भी नेगेटिव कैपेबिलिटी का एलिमेंट हमें नजर आता है, बिकॉज Keats admired Shakespeare. He admired Shakespearean characters, his features, the complexity of Shakespearean characters, the chances of uncertainty in many of Shakespearean plays, and how Shakespeare brings about the opposite realities in his dramas। तो ये मैंने बताया, थोड़ा सा बोलने की ट्राई की। तो उन्होंने कहा नहीं पहला बताओ मुझे, फिर मैं बता दिया। फिर सेकंड पे क्या था, सेकंड बताएं आप। तो सेकंड पे फिर मैंने एस्केपिज्म का कंसेप्ट बताया, वेल ऑफ सोल मेकिंग का कंसेप्ट बताया। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हुए, बिकॉज सम स्लिप ऑफ टंग, मैंने नेगेटिव एबिलिटी बोल दिया। आई थिंक दैट वाज अ माइन्यूट इशू, नॉट अ बिग इशू, कोई किसी के साथ भी हो सकता है। और उन्होंने मुझे मेरी एक करेक्शन की कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है। बहरहाल, और उसके बाद मैंने एस्केपिज्म का कंसेप्ट बताया। फिर मैंने मेंशन ऑफ वेली मैनी अपार्टमेंट्स का जिक्र किया, जिसके जरिए इंसान अपने कॉन्शियसनेस और तजर्बे और अपनी डेवलपमेंटल स्टेज के थ्रू लर्निंग करता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो बहरहाल ये 4 या 5 क्वेश्चन थे। दे डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, although I had told them about my particular area of interest in which I am going to pursue my specialty in my PhD। और मेरे जो रिसर्च पेपर है उनके बारे में नहीं कुछ पूछा उन्होंने, और इसके अलावा लिटरेचर के कोई बहुत बड़े सवाल नहीं पूछे, और बड़े मेजर कंसेप्ट्स लिटरेरी थीरीज के नहीं पूछे। और ये 4 to 5 क्वेश्चन ही उन्होंने पूछे। मे बी उन्होंने सोचा कि लिटरेचर का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो जरा हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी देख लें, एक्सप्लेनेशन देख लें। बहरहाल, अब नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के पास मैं नेक्स्ट चला गया, तो वो साथ ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि भी पेरेंट टीचर मीटिंग क्या होती है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, इसका क्या मकसद है। तो मैं थोड़ा सा हैरत में हुआ कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग क्या है। डेफिनेटली मुझे आइडिया है इसका, और क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन टच ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो मैंने बताया कि पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसकी इसकी वैल्यू क्या है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, ये मैंने बताया। देन ही मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको मैंने मिशेल फोकू के कंसेप्ट ऑफ सर्वेलेंस प्लस पार के एलिमेंट के साथ जोड़ते हुए मैंने बताया कि किस तरह से कि डिसिप्लिनरी फोर्स टू वे एक्ट होनी चाहिए, ना सिर्फ टीचर की तरफ से बल्कि पेरेंट्स की तरफ से भी।
कि ट्राई टू इंडल्ज डिसिप्लिन इन योर क्लासरूम बाय सेटिंग अप द बाउंड्रीज। ठीक है, और जब कोई डेविएशन हो क्लासरूम में तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको प्रॉपरली अकाउंटेबल करें स्टूडेंट को, खासतौर पर क्लासरूम लेवल पर। और थर्ड, अगर डिसिप्लिन ब्रीच अगेन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, तो ब्रिंग दैट मैटर टू द डिसिप्लिनरी कमेटी एंड देन टेक देयर पेरेंट्स इनटू अकाउंट। दैट वुड डेफिनेटली वर्क वंडर, बिकॉज ऐसी सूरत हाल में 2 टाइम्स 3 टाइम्स डिसिप्लिनरी फोर्स एक्ट कर रही होती है। बच्चे को पता होता है यार अब मसला प्रिंसिपल के पास भी चला गया है, अब मसला जो है वो उसके पास भी चला गया है, मेरे पेरेंट के पास भी। तो ये एक जवाब मैंने दिया। नेक्स्ट दे मूव टू द अनदर क्वेश्चन कि ज्यादा तादाद वाले स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, उसका भी मैंने जवाब दिया। बहरहाल कि उन्होंने बताया बच्चों को जो स्किल है वो कैसे सिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 6th 7th 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रैक्टिकल सोशल एक्सपीरियंस हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं छोटे, उनको छोटे एक्टिविटीज दे दें। मिसाल के तौर पर आप उनको ये भी कह सकते हैं कि कल आपने घर में ये छोटी एक्टिविटी करके आनी है। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम बिकॉज दे विल बी लर्निंग एन एक्सपीरियंस कि किस तरह से जिंदगी में प्रैक्टिकल होना है। और फिर देन ही मूव टू अनदर क्वेश्चन कि भी हम नई स्किल कैसे सिखाएंगे बच्चों को। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के वो मुझसे पूछे कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान, वो मैंने बताया। ठीक है, और उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। और साथ ही उन्होंने मुझसे पूछा था कि कंपेयर करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को किसी और सिस्टम के साथ। तो मैंने फिर इसका मुकाबला जो है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का मुकाबला फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ किया। सो आई गेव एन एग्जांपल दैट हाउ विद द थियोरेटिकल एजुकेशन दे आल्सो इम्पॉर्ट practical skills, and that is missing in Pakistani education because we purely focus on theoretical education up to the intermediate level and do not include any kind of skill. तो डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मेरी बात तवज्जो से सुनी और गुफ्तगू जो है वो फिर एक प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ती चली गई। नेक्स्ट में एक और पैनलिस्ट थे, आई वुड कॉल हिम अ साइकोलॉजिस्ट और लाइक दैट, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक शेर बोल रहा हूँ, आप उस शेर को मुकम्मल करें। लकीली उन्होंने वो शेर बोला और मुझे मुकम्मल करना आता था। मैंने मुकम्मल किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान का तो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड एरोप्लेन है, जहाज है, फाइटर है, उसका नाम बता दें। वो मैंने बताया। देन ही मूव टू द अनदर क्वेश्चन कि भी उसका इंजन का भी बताएं कि कौन से मुल्क का है, वो भी मैंने बताया। और उसके बाद उन्होंने एक थर्ड क्वेश्चन पूछा कि उस जहाज की यानी JF-17 जहाज की जो इजेक्शन सीट है वो कौन से मुल्क की है। मुझे नहीं पता था तो मैंने उसमें सॉरी कह दिया। और फिर अब चेयरमैन की जब बारी आई तो चेयरमैन ने पहला सवाल पूछा कि भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, और इसका भी मैंने तकरीबन 1 डेढ़ मिनट का जवाब दिया कि पेडागोजी में हम बच्चों को टीचिंग के जो प्रिंसिपल हैं, मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उनके थ्रू एडल्ट जो बच्चे होते हैं उनको हम सिखा रहे होते हैं और उसमें फोकस कर रहे होते हैं, उसमें हम चीज़ों को लेके जा रहे होते हैं। पेडागोजी यानी एक ब्रॉड है, एक ब्रॉड यानी आप कह लो कि डिसिप्लिन है, जबकि एंड्रोगोजी में हम एडल्ट को फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उनका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे पढ़ने के लिए। तो मोटिवेट करने के लिए अब हमारे पास मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। हम पेडागोजी में पढ़ते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, फिर हमारे पास अब्राहम मास्लो की थ्योरी है जिसके हम जोड़ के इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जो रिवार्ड का कंसेप्ट है वो हेल्पफुल है लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, और साथ उनको एथिकल एलिमेंट भी साथ में बताएं कि किस तरह से ये पेशा वराना जिंदगी, ये लाइफ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उनको बताना चाहिए कि किस तरह ये स्किल उनके लिए जिंदगी में हेल्पफुल हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब के दौरान अपनी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू रखी। वो मैंने एक्सप्लेन किया कि एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आई कंटिन्यू टू स्टडी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और मैं सब पढ़ता भी रहा। और मैंने ये भी बताया कि डिस्पाइट बीइंग अ प्राइवेट कैंडिडेट I secured a third position in 2017, or among all of the regular and private candidates of colleges and etc. They were almost 1600 in numbers, and so I stood at number 3. तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने क्यों मोटिवेट हुए इस शोबे की वजह से, क्या ऐसा वजह है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू हैव अ नर्सिंग डिग्री एंड डू यू स्टिल प्रैक्टिस नर्सिंग। तो मैंने उनको बताया कि मैं नहीं प्रैक्टिस करता, बट इन अ रियल टाइम सिचुएशन माई daughter got injured and I was living at that time in a remote village where there was no doctor available. So I had to stitch my daughter, my own. So it was one of my experience based upon my professional experience of Air Force in which I utilized my capacity. तो ये उनको मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं प्रैक्टिस कर रहा, इसको आल दो। और फिर उन्होंने पूछ कहा कि यू हैव स्टडीड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन दी ग्रेजुएशन लेवल एंड आई वुड लाइक टू इंक्वायर सम क्वेश्चन अबाउट इट, आर यू रेडी, क्या मैं पूछ लूँ उनसे। उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा कैटेगोरिकली। तो मैंने कहा यस सर यू कैन आस्क। और फिर उन्होंने पूछा कि हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ अब्बासिद डायनेस्टी, यानी उसका क्या था, अब्बासिद कैलिफेट जो है उसमें जो पहला था खलीफा उसका नाम कौन था, वो वाज द फर्स्ट कैलिफ। तो मैंने उनका नाम बताया कि हिज नेम वाज अबू अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा था। तो उन्होंने कहा कि व्हाई वाज ही कॉल्ड सफ़ा, उसको सफ़ा क्यों कहा जाता है वो बताओ मुझे। तो मैंने उनको बताया कि बिकॉज ऑफ हिज एंड बिकॉज ऑफ हिज incident related to his complete authority, complete
of all the affairs, and even he tried to terrorize his opponents. And once a moment in the Juma prayer, he would often call himself a Safa so that people may get terrified. तो ये मैंने उनको बताया कि वो जुमे के खुतबे में भी अपने आप को सफा कहता था कि ताकि लोग मुझसे डरें। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई स्पेसिफिक इवेंट मुझे बताएं, क्यों कहा जाता था, क्या वजह है, हिस्टोरिकल इवेंट बताएं मुझे। तो मैंने फिर एक हिस्टोरिकल इवेंट बताया जो कि जिसमें हमारे पास हिस्टोरिकल एक इवेंट पहुंचता है कि जिसमें ही ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ प्रिंसेस, almost there were 70 or 78 princes during a meal time. He ordered the killing of all those, and eventually two of the princes tried to escape, and one of them was Abdul Rahman III, and he made his own caliph Umayyad dynasty in the स्पेनिश रीजन। वो मैंने उनको बताया कि उनमें से दो शहजादे बच गए थे, उनमें से एक अब्दुल रहमान द थर्ड था, और इस तरह से ये एक बड़ा इवेंट है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 1971 के बारे में पूछा कि क्या व्हाट वर द रीजंस ऑफ सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। तो भी मैंने उनको बताया कि एक तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस था, एक तो, और इसके अलावा जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत था, और दूसरा इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी थी और इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी थी। उन्होंने कहा नहीं, आई वांट टू नो अबाउट द पॉलिटिकल रीजंस एज वेल। तो सियासी वजूहात भी बताएं। तो मैंने उनको बताया कि इन द 1970s इलेक्शन अवामी लीग गॉट द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, बट द ट्रांसफर ऑफ पावर in the eastern ring was not appropriate, and due to the deadlock of that political events, and due to the lack of confidence, and due to the lack of dialogue, it eventually became a chaotic reason for the separation of Bangladesh. And we get a lesson from that: the institutional power should be upheld, and people should be given the right to choose their electables, their representatives, एंड पॉलिटिकल डायलॉग शुड बी द प्रायोरिटी। ये मैंने इसको एक वजाहत ऐड की बाद में, ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद के इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करें। बहरहाल उन्होंने फिर नेक्स्ट पूछा कि भी टेल मी द इम्पोर्टेंट इन ऑफ इस्लाम, ठीक है, और वो मैंने बताया ऑर्डर के साथ। और फिर देन ही आस्क्ड मी कि कैन यू रिसाइट दुआए मुफस्सिल। वो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको सुनाएं, और फिर उनको मैंने वो सुनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, यू मे गो। और उसके बाद मैं आ गया। इन कंपैरिजन टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, मेरा जो ये इंटरव्यू था, ये कंपैरेटिवली जनरल नॉलेज, इस्लामियात प्लस करंट अफेयर्स प्लस सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी मुझसे पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के सवाल पूछे गए थे, और लकीली यहाँ पे पर्शियन से मुतलिक सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि मैंने पर्शियन भी बीए में पढ़ी है और इंटरमीडिएट में भी पढ़ी है। बहरहाल तो ये तो था मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या हेल्पफुल है, और उनके लिए भी मैं बता दूं। इंटरव्यू के बाद मेरे क्या तासुरात थे? इंटरव्यू के बाद मेरे तासुरात ये थे कि मुझसे सब्जेक्ट के बहुत बड़े सवाल नहीं पूछे गए जो कि पूछने चाहिए थे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बहरहाल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रेटिंग कर सकते हैं। मैं चाहता था कि मुझसे पूछा जाए, बहुत सारी चीज़ों पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वजाहत दे सकता हूँ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन मैंने उनको ये बात बताई थी कि मैंने लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स वगैरह पर मैंने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मेरी जो क्लासरूम है, इट्स बियॉन्ड द क्लासरूम। मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं दैट गोज बियॉन्ड माई टिपिकल क्लासरूम। उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं मेंटोरिंग भी करता हूँ, मैं गाइडेंस भी देता हूँ, और मैं इन्फोग्राफिक्स भी डिज़ाइन करता हूँ। और मैंने बताया भी कि मेरी जो यूट्यूब का जो पेज है उस पर इतने सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और ये भी मैंने बताया था। I don't think so. It was one way of influencing the panel. It was one way of telling them कि भाई I am in touch with my activities. I am not only limited to the traditional classroom. My activities go beyond the traditional classroom. So I can help almost everyone. Every person who can contact me on my WhatsApp, they can approach me. तो ये एक तरीका कार था कि आप अपनी प्रोफाइल को डेफिनेटली बताते ही हो, ठीक है। तो ये था। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। आई डू नॉट थिंक दिस एक्सपीरियंस शुड बी टेकन एज अ गारंटी to prepare for the interview, but it should be taken as a sample, क्योंकि I gathered the data from the other candidates as well। उनसे लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए, रेनेसांस के बारे में पूछा गया, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया, और राइटर्स के बारे में पूछा गया, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में भी पूछा गया। तो सब इट वाज अ गुड क्वेश्चन और गुड एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट पीपल। और 18 सीट्स थी, जिसमें से 12 जो हैं वो रिकमेंड हुए हैं, 6 जो हैं लोग नहीं रिकमेंड हुए अनफॉर्चुनेटली। एंड आई विश देम द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर इंडिवर्स। कोई भी शख्स ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि जो प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मुख्तलिफ कोटा सिस्टम काम कर रहा होता है और उसमें रिटर्न के मार्क्स भी मैटर कर रहे होते हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी बड़ी होती है। तो आप ये जहन में रखिएगा कि आप किसी भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद मुकम्मल सर्टेन नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी है वो दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसको कैसे इंप्रूव करना है। और स्पीकिंग स्किल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। So it could serve as your own guide. It could serve as your own mentor. The application name is Maya. It is developed by Sesame, and it can help you provide good feedback. It can also serve as your instructor. It can also serve as your interviewer.
and ask the Maya to ask literary or philosophy related questions to you. It might also rate you, your speaking style, your communication style. It will provide you good feedback as well. तो आपने उसकी हेल्प जरूर लेनी है और ट्राई टू टॉक टू दैट कंपेनियन, ट्राई टू टॉक दैट पर्सन. उसमें दो ऑप्शन है, माया भी है और क्लियर भी है, एंजल. तो उससे आप यू कैन improve your speaking skill. Whenever I try to give response to that person or that AI chatbot, it would provide me suitable feedback. And always remember, do not try to imitate a foreign accent. I would advise all of my students कि भाई do not look pretentious. Do not try to imitate American or British accent. You are a Pakistani or you are an Indian student, etc. Whatever your lineage is, do not try to imitate a foreign accent. Try to speak a language in your own accent because it would make you look natural. So that remained my strategy throughout my educational career. और उससे ये होता है कि आप artificial नहीं लग रहे होते. So that application is very beneficial, suitable for you to answer a question. Try to sum up your questions and answers in 2 minutes or less than 2 minutes, like 1.5 minutes. Try to sum up your introduction in 2 minutes. So these are different feedbacks and suggestions for from my side for all of the future candidates जो prepare कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं. तो अपना ख्याल रखें. कोई क्वेश्चन हो तो you can ask in comment section. Thank you very much.